चलो एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका जवाब दो। ठीक है, सबसे पहले कौन जवाब देता है देखते हैं। सपोज एक जनरेटर है, डीसी जनरेटर, और प्राइम मूवर से उसका रोटर जो है रोटेट किया जाता है, आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट किया जाता है। देयर इज ए फिक्स फील्ड। जो ब्रूस है, तो ब्रूस इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। In the direction of generator movement. Yes, sir. In the direction of generator movement. तो डायरेक्शन में मतलब रोटर की मूवमेंट की डायरेक्शन में हम ब्रूस शिफ्ट करते हैं, तो द वोल्टेज विल रिड्यूस और इंक्रीज। मतलब वोल्टेज जो भी है वो उसका जो पीक पॉइंट है वो लीड करेगा कि लैग करेगा प्रीवियस जो नॉर्मल कंडीशन है, सेंट्रल कंडीशन। उससे बढ़ेगा ना सर, बैक केस पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज जनरेटर केस पे बढ़ जाता है सर, मोटर केस पे कम हो जाता है। नहीं, जो जनरेटर है अगर हम उसमें ब्रूस शिफ्टिंग करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, मतलब हम इमेज से समझा रहे तुमको। सर रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो बढ़ेगा ना पीक का वैल्यू, और जो टैप करेंगे जनरेटर केस में तो डायरेक्शन ही होगा, मोटर के केस में अपोजिट डायरेक्शन होगा। देखो सपोज ये तुम्हारा फील्ड है और जो तुम्हारी वाइंडिंग से यहाँ पे कम्यूटेटर है और हाफ कम्यूटेटर इधर, हाफ कम्यूटेटर इधर, ठीक ना। तो अगर हम ब्रूस शिफ्टिंग हम इधर को करते हैं, रोटर भी इधर रोटेट हो रहा है और ब्रूस शिफ्टिंग में हम इधर को ही करते हैं एरो की डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्या होगा। देखो इसमें एक चीज है कि सपोज कि ये फील्ड है तो कोई कंडक्टर यहाँ पर है, ठीक है ना। कोई कंडक्टर यहाँ पे है तो मैक्सिमम वोल्टेज उसमें इंड्यूस होगा, समझ रहे हो ना। दिख रहा है तुम लोगों को, शेयरिंग हो रही। यस सर। सपोज कि ये आपको ये रोटर और स्टेटर दिख रहा है ना, यहाँ फील्ड है, ये फील्ड और ये आर्मेचर हो गई। आर्मेचर में ये हाफ पोर्शन एक कम्यूटेटर बार हो गई और हाफ पोर्शन ये दूसरा कम्यूटेटर बार हो गया, ठीक है। अब सपोज कोई कंडक्टर यहाँ पर है ना, यहाँ पर है कोई कंडक्टर और उसमें मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। तो अगर हम जो ब्रूस का कनेक्शन है इस कंडक्टर से कर दें, यहाँ पर यहीं पे मान लो यही है उसकी एक्सिस पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर दें, या अगर वो यहाँ पे जाके कनेक्टेड है वो वायर, तो हम यहाँ पे ब्रूस रखें तो क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज इस पे आएगा। मतलब जिस टाइम पे जहाँ पे ब्रूस है, ठीक है, वहीं पे कॉइल का पीक वैल्यू होगा, ठीक होगा ना। जो हमारा वोल्टेज जनरेट होता है वहीं पे पीक वैल्यू होगा उसका, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रूस को कहाँ शिफ्ट करते हैं, ये ब्रूस को हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो जो पीक वोल्टेज है वो किस वाइंडिंग का वोल्टेज अपीयर होगा ब्रूस में, मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट वाइंडिंग है इसमें तो वोल्टेज कम है ना, ठीक है। तो ब्रूस शिफ्ट करने पे जो लैग कर रही है जो वाइंडिंग,
बाद में आएगी, मतलब टाइम डिले के बाद में ये यहाँ पे जो वाइंडिंग में मैग्नीट्यूड वोल्टेज कम हो गया। एक में यहाँ पे अगर ये कंडक्टर है, इसमें कंडक्टर ये आने वाला है, इसमें ईएमएफ बढ़ेगा अब टाइम के साथ में, ठीक है ना। तो सपोज कि दूसरा थीटा डिग्री लैगिंग बाद दूसरी वाइंडिंग ये है, और जो ये ऑलरेडी जो पास हो चुकी उसकी वाइंडिंग उसका ईएमएफ ये है, ठीक है। तो जब हम शिफ्ट करते हैं ब्रूस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो हम किस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। एक ये लीडिंग, ये है लीड करना, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अपोजिट टू द रोटेशन, और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे ये वोल्टेज अपीयर होगा अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। शिफ्ट करने पे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में हमारा ये वोल्टेज अपीयर होगा। फिर भी जो पीक है वो हमें ऑलवेज वोल्टेज पीक ऐसा ही मिलेगा, समझ गए। तो हमेशा जिस वाइंडिंग पे मैक्सिमम ईएमएफ है वहाँ पे हम अगर उस ब्रूस कनेक्शन को, उस पोजीशन पे हम ब्रूस को रखते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज वहीं पे जनरेट होगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट वाइंडिंग का जो जहाँ पे शिफ्टेड हो गया उस वाइंडिंग का ईएमएफ पीक लेगा, समझ में आ गया। अगर हम सपोज मोटर की कंडीशन है, मोटर है और हम यहाँ पे प्लस दिए हुए हैं, और अगर हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में हम उसको ब्रश एडवांस करते हैं, मतलब मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ ऐसी है और ब्रूस हम इधर को सेट कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ेगी उसकी, ठीक है। क्योंकि ब्रूस अगर हम लैग करेंगे, मतलब अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ मोटर करेंगे तो ब्रूस की स्पीड, इसकी मोटर की स्पीड कम होगी, ठीक है। अगर एडवांस करेंगे तो क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चेक कर लेना अपना। तुम लोगों को कोई कमेंट है इस पे? मोटर में हमेशा जब भी हम एडवांस करते हैं, एडवांस करने का मतलब क्या होता है, हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में एडवांस करना। जनरेटर मोटर में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में है, तो ब्रूस एडवांस करने पे जो कॉइल आने वाली है, ठीक है, उसमें हम पहले से ही वोल्टेज देते हैं। स्पीड बढ़ती है उससे। तो उसको देख लेना, ब्रूस एडवांस और ब्रूस लैग का क्या इफेक्ट पड़ता है। हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट कंसीडर कर रहे हैं सिलेबस का। इसको हम अलग से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ब्रूस शिफ्टिंग को, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन अभी है तो ये बाद में उसको कंसीडर कर लिया जाएगा। ये हमने बताया था क्या, सीरीज कनेक्शन? नो सर। ये वाला तो बता दिए थे हम, ठीक है। ये शंट मोटर का है। यहाँ पे एक ही सोर्स से दोनों कनेक्टेड हैं, हमने डिराइव कर दिया था ये इक्वेशन, और ये कैसे आया था पूरा हमने बताया था पिछली बार, और ये उसी को डिराइव किया है। तो डिफरेंशियल वाला टर्म है। डिफरेंशियल वाला टर्म अगर जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है, तो किस कंडीशन में टॉर्क जीरो होगा, मैक्सिमम होगा, तो उसमें ये इक्वेशन से पूरा एक ग्राफ बनाया गया है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ओके। एंड
this is the waveform. Here the saturation still we are increasing the, ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू के फाई आई ए, यहाँ पे के फाई इज एल ए एफ आई एफ, वही है। अब ये देखिए कि फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ आई एफ। However, if you keep increasing the current in any magnetic circuit, there will be certain saturation characteristics after some magnitude of current. तो ये फ्लक्स लगातार बढ़ेगा आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। तो सैचुरेशन होगा, the flux will not rise आवाज काफी कट रही है सर, ऐसा क्यों? linearly. Okay, so because there is no much reluctance provided by the air, so there is no loss of air, there is no loss of the field. This is the line generally, and this is the saturation in magnetic material. So the flux is not increasing up to its desired value. So due to the saturation, there will be a certain voltage drop. वोल्टेज जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ेगा नहीं। इंड्यूस्ड वोल्टेज, जनरेटर केस में इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है, दैट डिपेंड्स ऑन इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज नो लोड आउट टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई जेड एन पी एंड सो ऑन। ओके, सो दिस फ्लक्स इज important in the induction of voltage, because even the high magnitude there is saturation, the flux will also saturate and the no load terminal voltage will also saturate. ठीक है, क्लियर है चीज? Now we come to the series connected DC machine. Okay, so here we can see the connection, how the series connected machine is the equivalent circuit of series connected machine. Here the supply terminal, the positive of supply terminal first comes to the series field, and there is a resistance of series field, inductance of series field, the current is entering. So total जो टर्मिनल वोल्टेज है, अप्लाइड टर्मिनल वोल्टेज is in two components, that one component is applied across the field VFS, because this is a serial connection. So VFS here, VFS here, okay, plus minus, this is a drop, and total applied voltage is dropped in VFS, and this total voltage VA. So VFS plus VA total. Now VFS sets up a IFS, the series field current, and VA sets up a armature current. Here the induced voltage depends on LAF, IF, omega R as usual. So total VA is given by RA plus LAA P IA plus this induced EMF, because the current is going inwards and voltage is applied positive here. So this induced EMF will work as the voltage drop in the whole circuit. इसमें
अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज है, so this will work as voltage drop for the applied terminal voltage VA. And you can see here also the armature current is in the same direction, same magnitude, so as field current. So series field current IFS and IA is same. Clear? तो जो टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू द RFS IFS RAIA प्लस LAF ओमेगा RIA, लेकिन IFS and IA is same, so here RA plus RFS plus all the things are common now. Using this relation we can determine the torque as, because both the currents LAF, IF and IA, both the currents are same, so here LAF equal to IA square, we have to replace the value of this IA using this equation. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VT divided by this term, this is equal to IA. So this is the equation for the torque. अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे तो टॉर्क बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ाएंगे तो टॉर्क घटेगा. स्पीड टॉर्क का रिलेशनशिप क्या है यहाँ पर, you can see here, suppose this is a constant value and this is, suppose you are negliging, this is some constant. तो अगर स्पीड बहुत वो ज़्यादा है तो ये टर्म हम छोड़ सकते हैं, और एक्चुअली द टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड. ठीक है, आप यहाँ पे देखिए सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यू कैन सी हियर. सो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर? जब हम उसको बाहर से फील्ड सप्लाई नहीं दे रहे हैं तो वोल्टेज कैसे इंड्यूस करता है वो. Always there is a remnant flux in the magnetic circuit which is even present when you do not energize the supplies, do not provide the flux to the magnetic circuit. There is some residual magnetism. So this flux will work to induce the voltage in the terminals of the generator. Just when that voltage has been induced, this voltage again provides the field current. अगर यहाँ पे कोई वोल्टेज आपका बना है जनरेटर में, ठीक है, यहाँ पे सपोज कि कोई पहले कोई फील्ड करंट नहीं थी और आप थोड़ा सा फ्लक्स होने की वजह से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन दिस फील्ड, थोड़ा सा फ्लक्स होने की वजह से वोल्टेज जनरेट हुआ, थोड़ा सा इंड्यूस्ड वोल्टेज. दिस मैग्नीट्यूड, हियर यू कैन सी द मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इनिशियली व्हेन द करंट इज जीरो. आप ये देख रहे हैं, आवाज आ रही क्या? आ रही है सर, आ रही है. यस सर, आ रही तो है. आप ये नॉन जीरो वोल्टेज देख रहे हैं यहाँ पे. यस सर. यस सर. V initial मतलब कि there is zero current, IF equal to zero. Even IF is zero, the flux in the windings, field winding will not be zero. It has the remnant flux or residual flux. So this flux will induce a non-zero voltage in during start. Now this voltage again comes out and this voltage sets up a definite current in the field. यही वोल्टेज कुछ आउटपुट में देगा, तो आउटपुट में चूंकि एक आउटपुट इम्पीडेंस होती है
तो आउटपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा करंट उसमें प्रोवाइड कराएगा नहीं, तो मोस्टली जो इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द फील्ड वाइंडिंग, और धीरे धीरे जो है उसका फ्लक्स बढ़ा, फिर वोल्टेज बढ़ा, तो देयर विल बी अ बिल्ट अप प्रोसेस इन द terminal voltage of the generator, and after certain magnitude of IF की एक certain magnitude अब बढ़ जाएगी, because this is the self excited, so it will saturate, and after saturation the current, the flux will not increase and the terminal voltage will be nearly constant. So this is the build up process, complete build up process in this. And this is the load line. Load line means here you can see the this is the magnetization characteristics of self excited DC generator, and together you have load line for different resistances. The output this terminal voltage, the same terminal voltage works as VF, because this is self excited generator, so VF equal to VA, and VF on RF is the current in the field. So this will also represent, this represents the what is the slope of this line. Slope of this line is VF1 RF. So in the field winding there is a linear relationship of the current to voltage, terminal voltage and current, उसका linear relationship है, but in the magnetic circuit there is no linear relationship, that is a saturating behavior. यहाँ तक समझ में आ गया है? Yes, sir. So for the series connection you have established the relation of torque and speed. Torque characteristics has also been identified here in figure 247. You can see here that we are increasing the speed. So जैसे जैसे हम स्पीड इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड, एक तरह से, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो नीचे का एक कंपोनेंट पूरा 0 हो जाएगा, तो देयर विल बी अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और फिर हम स्पीड बढ़ाते जाते हैं तो नीचे का कंपोनेंट वो स्क्वायर टर्म्स में इंक्रीज होता जाएगा and it will reduce. Okay, so this is the characteristics for series type of DC machine. Now we come to the compound connected machine. Here in compound connected machine there are different compounding systems: long shunt, short shunt, and one is according to the flux. In both the windings the flux is heading to each other, or one winding is giving the flux in one direction and other is giving the winding the flux in opposite direction. So you can see here, if the flux are adding, this is shown by blue line, and if the flux is opposing, this is shown by the red line. In case the flux is opposing, with the increased magnitude of the current, some winding may have the increased effect, so the flux will reduce with increased
करंट इन द सर्किट। सर्किट में जैसे ही करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूज हो सकता है। जो वेल्डिंग जनरेटर्स होते हैं, इन वेल्डिंग जनरेटर्स whenever there is a welding instant, during the welding instant the current is suddenly increased. Okay, so if this is the another motor, suppose shunt motor, then voltage will drop. शंट जनरेटर रहेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड जनरेटर डिफरेंशियली कंपाउंडेड जनरेटर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, whenever there is increased current, the flux will reduce. फ्लक्स रिड्यूस होने से क्या होगा, जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, एंड टर्मिनल वोल्टेज स्पीड बढ़ने से टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट स्पीड ड्रॉप ना हो उसके लिए डिफरेंशियली कंपोनेंट सही रहता है। विद द इंक्रीज ऑफ करंट, अगर आप फ्लक्स घटाना चाहते हैं, ठीक है, स्पीड ड्रॉप नहीं चाहते हैं विद द लोड करंट, तो उस कंडीशन में डिफरेंशियली कंपाउंडेड सही रहता है। तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड में हमेशा आप देखे हो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे जाती है, फिर एक मतलब नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है भी कांस्टेंट, लेकिन शंट में ये क्या होगा, रिड्यूस होगी, और फिर कम्युलेटिवली कंपाउंडेड में यहाँ पे आएगा, फिर सीरीज में ये ऐसे चला जाता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिफरेंशियली का हो गया, ठीक है, और ये शंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। सो तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि there are two connections here. One is this terminal is directly coming here, and it is there is a series winding, okay, and then armature winding. तो एक ये हो गया सीरीज वाइंडिंग, और फिर आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक। और सपोज यहीं से दूसरा एक शंट में है, शंट वाइंडिंग हो गई ये, तो यहीं से ये जो कनेक्शन जाएगा ये है। तो विच टाइप ऑफ मोटर इज दिस, ये लॉन्ग शंट है कि शॉर्ट शंट है? This is the long shunt. Long shunt means this is full length, and short shunt का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कनेक्शन यहाँ से ना होकर यहाँ से है, तो सबसे पहले ये क्या कहाँ से फीड हुआ है, सबसे पहले सप्लाई का टर्मिनल यहाँ पे आया, फिर आपका जो शंट वाइंडिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हियर point A and point B have the optional connections. One will represent the A will represent the connection for long shunt, and B will represent the connection for short shunt. Now if you have the polarity of this winding, इसके टर्मिनल आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो फ्लक्स अगर ऐड होता था पहले वो आपस में डिफरेंशिएट होने लगेगा, डिफरेंशियली कंपाउंडेड कम्युलेटिवली की जगह, ठीक है। तो बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस टर्मिनल्स ऑफ द फील्ड वाइंडिंग, यू कैन चेंज द रिएक्शन ऑफ द फ्लक्स, म्यूचुअल रिलेशन ऑफ द फ्लक्स। ये यहाँ पे इतना समझ में आ गया है? Yes, sir. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो गए, एक IFS, ठीक है, और एक कौन सा IF। तो शंट फील्ड जो भी है उसमें IF हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है।
जो आर्मेचर सीरीज में कनेक्ट है तो वो आई है, IFS और आई। शॉर्ट शंट लॉन्ग शंट की कंडीशन में भी हम इसको यही एज्यूम करेंगे, IF और IFS। ओके, तो यहाँ पे दो करंट्स हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स द फ्लक्स रिएक्शन टू द रोटर इन द DC machine, और this shunt winding will also provide the flux. So overall induced voltage in the circuit or speed whatever which is depending on the flux will have two components, one due to the shunt field and one due to the series field. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, you can see here there are plus minus symbol. What does plus minus symbol represent? Flux differentially compounded है कि cumulatively compounded है, depending on that. अगर differentially है तो माइनस होगा, अगर cumulatively compounded है तो वो दोनों फ्लक्स ऐड होंगे तो प्लस होगा यहाँ पे. So this plus minus represents that. Now the induced EMF will be the resultant due to the both currents in both windings. तो टोटल जो वोल्टेज appeared है VA will appear across the drop in the resistance, across the transient drop in the inductance LAA armature winding. In steady state condition this drop will 0. तो और एक बैक EMF जो इंड्यूस्ड EMF होता है नो लोड ओपन सर्किट वोल्टेज, is two parts. Okay, so you have these equations. The applied field voltage will have two terms. In steady state condition ये टर्म नहीं होगा, लेकिन डायनेमिक कंडीशन में होगा. Suppose we have suddenly energized the field winding, then there is a step response. स्टेप है तो यहाँ पे तो ट्रांजिएंट तो है ही. तो इन दिस इंस्टेंट देयर विल बी सर्टेन di/dt. तो वो डायनेमिक ट्रांजिएंट टाइम हो गया. स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होगा, ये अगर V लगाया हमने और R है सर्किट का तो करंट जो है तो V/RF होगी. नाउ यू सी हियर दैट वन टर्म इज हियर बिकॉज दिस इज द field winding. So field winding in the fields will also have the mutual effect due to the current in the armature circuit. अगर हमारे फील्ड का दो कंडक्टर है, ये फील्ड का, और ये रोटेट कर रहा है, और ये हमारा आर्मेचर का दो कंडक्टर है जो ये भी एक फ्लक्स सेटअप करेगा. तो इसका करंट इसको इफेक्ट करेगा और इसका करंट इसे इफेक्ट करेगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है जब भी चेंज होगा दैट विल डिपेंड ऑन द चेंज इन द करंट ऑफ अदर वाइंडिंग्स. तो फील्ड वाइंडिंग में जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप है या करंट है, दैट विल आल्सो अफेक्टेड बाय द सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर करंट. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी आर्मेचर करंट अफेक्ट नहीं होगा, देयर इज रिलेशन ऑफ सीरीज फील्ड. तो डिफरेंशियली कंपाउंडेड है तो उस कंडीशन में माइनस होगा, कम्युलेटिवली कंपाउंडेड है तो प्लस होगा. मतलब कि अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो वन इज शंट फील्ड एंड द फ्लक्स ड्यू टू सीरीज फील्ड. तो यहाँ पे एक ये टर्म आता है IF, IFS और ये, ठीक है, PLFF शंट फील्ड एंड PLFS सीरीज फील्ड. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया चीज. टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है अगर हम बात करें तो
अगर हम बी में अगर हमारा 60 शंट है, सपोज 60 शंट है, उस कंडीशन में टोटल अप्लाइड वोल्टेज जो VF है वो किस कंपोनेंट में होगा, एक सीरीज फील्ड VFS और एक ये, ठीक है। तो एक RAIA में ड्रॉप हो जाएगा, RF टोटल फील्ड रेजिस्टेंस, टोटल फील्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, RFS प्लस RF, ठीक है। एक ये वोल्टेज प्लस एक ये वोल्टेज, ये समझ में आया है। 2 4 10 हेलो, यस सर, यस यस सर, ठीक है सर। ये तो एक कांस्टेंट ड्रॉप हो गया, ये ट्रांजिएंट नहीं, स्टेडी कंडीशन है। ट्रांजिएंट में P रहेगा, उसमें P टर्म, दिस रिप्रेजेंट्स द d by dt। तो LFF di by dt, तो DIF एक जो शंट फील्ड का करंट है वो उसका ट्रांजिएंट पोर्शन रहेगा, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंडिंग डिफरेंशियली कम्युलेटिवली उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस माइनस सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंशियली में माइनस और कम्युलेटिवली में प्लस, तो सीरीज फील्ड उसमें ऐड होगा। तो ये सिर्फ ट्रांजिएंट की कंडीशन के लिए है ये दोनों इंडक्टेंस का इफेक्ट। अदरवाइज स्टेडी स्टेट केस में जो भी अप्लाइड वोल्टेज है फील्ड में, दैट विल सेट अप द करंट ड्यू टू द रेजिस्टेंस RF ऑफ द फील्ड। अब टर्मिनल वोल्टेज की बात आती है। ओके, तो टर्मिनल वोल्टेज हमने यहाँ बताया था कि VT इज अप्लाइड, सो VT अगर हमारा 60 शंट है तो क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू दिस VFS प्लस ये VA, ठीक है। दो पार्ट में ये टर्मिनल वोल्टेज विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज सीरीज फील्ड वोल्टेज एंड आर्मेचर वोल्टेज। अगर लॉन्ग शंट है तो क्या होगा, VT विल इक्वल टू VF, यही टर्मिनल वोल्टेज VF के बीच में अप्लाई हो जाएगा, और VT विल आल्सो इक्वल टू द सीरीज फील्ड प्लस आर्मेचर। तो यहाँ सिंपली आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 60 शंट की बात करें तो VFS प्लस VA। तो यहाँ पे एक तो इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू द IF हो गया, और यहाँ पे इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू IFS, ठीक है। ये दो कंपोनेंट तो हो गए, क्लियर है यहाँ पे। और अगर ये दूसरी अदर वाइंडिंग्स में ट्रांजिएंट है, मतलब अगर ट्रांजिएंट टाइम की हम बात करें तो जब भी DIF बाई dt होगा, DIFS बाई dt होगा, तो एक P का टर्म आएगा, ओके। और ये कांस्टेंट टर्म, ये पूरा इसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस PLA, ये तो होगा ही, IA पे डिपेंड करेगा, ये तो मेन टर्म है। और यहाँ पे ड्यू टू द अदर वाइंडिंग्स, तो करंट एक स्टेडी स्टेट करंट के कारण और स्पीड के कारण स्पीड वोल्टेज जनरेट होगा। तो वन स्पीड वोल्टेज विल बी ड्यू टू द IF, अदर स्पीड वोल्टेज विल बी ड्यू टू द IFS, ठीक है। स्टेडी स्टेट करंट होगी तब भी ये इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा ड्यू टू द रोटेशनल रोटेशन ओमेगा R। लेकिन एक कंपोनेंट होगा जो ओनली ट्रांजिएंट के टाइम पे रहेगा। ट्रांजिएंट के टाइम में कौन सा कंपोनेंट रहेगा, ये वाला IFS DIFS बाई dt, और एक टर्म होता है, अगर हम पहला कंपोनेंट लेंगे तो IF पे डिपेंड करेगा और दूसरा कंपोनेंट IFS पे डिपेंड करेगा। तो उस वाइंडिंग का इंडक्टेंस और दूसरी वाइंडिंग का
di/dt, LFS dif/dt, और दूसरी वाइंडिंग का इंडक्टेंस और उसका डेरिवेटिव। ठीक है, इस समझ में ना आया तो आप यहां से आप देख लीजिए। सिमिलरली आप यहाँ पे VT इज पार्ट ऑफ, ये हो गया आवाज नहीं आ रही है सर, कितनी देर से नहीं आ रही? अभी जस्ट कटी थी सर, मतलब बीच में भी कई बार कटी थी सर, बीच में भी कई बार प्रॉब्लम हुई। अभी आ रही है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो देखो ये सिंपल RA IA LAA और ये इतना टर्म तो हो ही गया, ये तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, और एक ये टर्म है, ये टर्म किस पे डिपेंड करेगा? VFS, ये इस पे डिपेंड करेगा, जो इस सर्किट का वोल्टेज है। अगर हमारा ये डायरेक्ट वोल्टेज यहाँ पे इतना हमने अप्लाई किया है तो VFS क्या कहलाएगा? RFS IFS और LFFS IFS PIFS होगा। ठीक है, और दूसरी वाइंडिंग का जो फ्लक्स है इसमें रिड्यूस हो जाएगा, -LFF, अगर ये डिफरेंशियली कंपाउंडेड है। ठीक है, तो टोटल जो वोल्टेज है वो दिस इज अ क्लोज लूप सर्किट VFS प्लस VA, और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बनता है सेकेंड टर्मिनल वोल्टेज का। टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू VFS प्लस VA, और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे। एक ट्रांजिएंट का कंपोनेंट रहेगा, एक स्टेडी स्टेट का कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए RFS पे डिपेंड करता है, ओमेगा ये इस पे डिपेंड किया, और फिर उसके ट्रांजिएंट पे डिपेंड कर रहा है। एक स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट का IA का टर्म हो गया और एक IF का टर्म हो गया। तो दिस इज टोटली एस्टेब्लिश्ड बोथ द टर्मिनल्स। ये देखिए यहाँ पे दिखाया है, लॉन्ग शंट कनेक्शन है तो ये VFS प्लस VA है, और लॉन्ग शंट की कंडीशन में जो टोटल करंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज शंट फील्ड एंड सीरीज फील्ड। ठीक है, और सीरीज फील्ड में जो करंट जा रही है वही कौन सी करंट है? आर्मेचर करंट। ठीक, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो टोटल आफ्टर सॉल्यूशन हमारा ये निकलेगा। क्लियर? इसको आप देख लेना सिंपल कैसे निकलेगा। तो जो टॉर्क है, टॉर्क विल डिपेंड ऑन LA, दो ये फ्लक्स और आर्मेचर करंट, और दूसरा फ्लक्स दूसरे फील्ड का फ्लक्स, दो फील्ड हैं, एक सीरीज फील्ड और एक शंट फील्ड। तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स और शंट फील्ड का फ्लक्स इनटू करंट, डिफरेंशियल और ये कम्युलेटिवली की कंडीशंस हैं। तो आप ये दोनों का फार्मूला आप रखेंगे, सिंपली ये निकालेंगे आप तो दो यहाँ प्लस माइनस ऐड होंगे, और इसका जैसे हम पिछली बार निकाले थे IA की वैल्यू करके और फिर IF की वैल्यू VT/RF ये करे थे पूरा जैसे पिछली बार, ऐसे ही दो टर्म्स निकलेंगे यहाँ पे, और दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करना है। यू विल सिंपली गेट द टॉर्क ऑफ द मशीन इन केस ऑफ कम्युलेटिवली कंपाउंडेड और डिफरेंशियली कंपाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लोज करते हैं। लेटर आई विल डिस्कस विद द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट एंड DC shunt motors, and also I think tomorrow is the day for tutorial.
so I can discuss some problems. तो ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ. Before ending, I am taking the attendance. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर वो पीपीटी जो आप सबसे पहले पढ़ाए थे पीपीटी से वो शेयर कर दीजिएगा सर. ठीक है, ठीक है. और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि एग्जाम में. प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर ना. जी सर, जी सर. स्कैन कर ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हैं. I am ending the meeting. Okay. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.